फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे कोई भी फर्म पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर जनरेटिंग आइदर द इंटरेस्ट, डिविडेंड और द प्रॉफिट्स, राइट। सो ये आपकी अपनी फर्म नहीं है, ये किसी दूसरी फर्म में, किसी दूसरी कंपनी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। सो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें कंसिडर करने हैं। पहले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन विच इज बाइंग and disposal which is selling of the long term assets and other investments that is not included in cash equivalents। ये सब cash equivalents का पार्ट नहीं होते क्योंकि ये long term assets हैं। cash and cash equivalents में current assets आते हैं। the inflow or outflow that is related to the fixed assets, shares and debt instruments of other companies। ये ध्यान रखना, जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? आइदर द इनफ्लो और द आउटफ्लो। किसमें? दैट इज रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट्स से जो रिलेटेड होगा, शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन आपके अपने नहीं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, जहां से आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट जनरेट होगा। Third point, the advances and loans to the third parties and also their repayments are classified or shown under investing activities। जितना भी आप एडवांस कर रहे हो, जितना भी आप लोन दे रहे हो थर्ड पार्टीज को, और उनका जो भी रीपेमेंट है वो सारा का सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। एडवांसेस एंड लोन्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, राइट, इसलिए दे आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज शोन सेपरेटली, अलग से दिखाया जाता है, सिंस इट शोज द एक्सटेंट टू विच इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड ऑफ रिसोर्सेज फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू एंड कैश फ्लोज इन फ्यूचर। जो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है वो अलग से दिखाया जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है रिसोर्सेज में फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट करने के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ascertained by analyzing the changes in fixed assets and long term investments। इस साल आपका फिक्स्ड एसेट फॉर एग्जांपल 5 lakhs है, लास्ट ईयर आपका फिक्स्ड एसेट वाज 4 lakhs, सो देयर इज अ चेंज ऑफ 1 lakh, so you have purchased fixed asset, 1 lakh worth of fixed asset was being purchased, which means there is cash outflow, आपका पैसा चला गया है। On the other hand, if there was 10 lakh rupees of fixed asset in the last year and this year it is 8 lakhs rupees of fixed assets, which means you have sold a fixed asset। selling a fixed asset means there is a cash inflow, cash आया है आपके पास। so cash flow from investing activity क्या करता है? ये एनालाइज करता है, असर्टेन करता है चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। सो नॉन करंट एसेट्स इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर को ये सब्ट्रैक्ट करता है। If the purchase or sale of fixed assets and depreciation are not given, such can be determined by preparing fixed assets account with information available। अगर हमें चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट नहीं दिया हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दिया हुआ, तो हमें डिटर्मिन करना पड़ेगा कैसे? फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना के, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ। Let's understand what are the inflows of cash, that is plus items in case of investing activities। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब फिक्स्ड एसेट सेल हो गए ना तो आपके पास पैसा आ गया, सो ये इनफ्लो है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जब भी आपके पास से पैसा चला जाता है, राइट, इन्वेस्टमेंट्स आपने कुछ की हुई थी, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स लिए हुए थे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स लिए थे, एक्सक्लूडिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज छोड़ के, बिकॉज मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट होता है, हम इसमें लॉन्ग टर्म पढ़ते हैं, नॉन करंट एसेट्स। सो जब भी आपको कैश रिसीव होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, that is also part of inflow। cash received from sale of intangible assets, patents, goodwill, copyrights, ये सब आपने सेल किए हैं तो ये भी intangible assets हैं, ये भी कैश रिसीव हुआ है। interest received, dividend received, rent received, all of them are treated as inflow of cash। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि interest received not from within your organization but from some other companies debentures or bonds। Similar is with dividend, the dividend received from the shares of some other company, rent received, right? What is outflow of cash? That is minus items, that is cash paid for purchase of fixed assets। जो भी आपने fixed assets purchase करते हुए cash pay किया है, cash paid for purchase of investments including marketable securities को मिला के।
कैश पेड फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। सो आपने इनका कैश पे किया जब आपने इनको बाय किया था, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स दो अकाउंट्स बनते हैं नीचे। कौन से? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट पढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन होता, राइट इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब नहीं मेंटेन होता तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना बहुत आसान है। कैसे बनता है? फिक्स्ड एसेट हमारा एसेट है, सो इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, सो ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा डेबिट होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। टू बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी आपने एडिशनल परचेज किया, एसेट इंक्रीज हो गया, जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। टू बैंक अकाउंट एडिशनल परचेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बाय बैंक, जो भी सेल किया है आपने, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, जिसको भी आपने सेल किया वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। डेप्रिसिएशन, जो आपने ये वैल्यू सेल की है ना, इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो यहाँ पे आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब आपने फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, आपको लॉस हुआ है, इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, then the buy balance carried down. So that was written down value method of calculating fixed assets, right? Written down value method. Next is at cost. एट कॉस्ट जब हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाते हैं हम। सो लेट्स सी कैसे बनता है। इस मेथड में दो सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, एट ओरिजिनल कॉस्ट बनेगा, तो मैंने आपको एक चीज बोली है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट विल बी डेबिटेड, क्लोजिंग बैलेंस विल बी क्रेडिटेड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई भी परचेज किया आपने अगर, तो टू बैंक एडिशनल परचेज। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जब भी इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट सेल होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट सोल्ड, जो भी आपने फिक्स्ड एसेट सेल किया उसके डेप्रिसिएशन पे। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी आपका फिक्स्ड एसेट सेल हुई उस पर अगर कुछ लॉस हुआ है, दैट विल अपीयर ऑन दी क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट है। उसके बाद बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। रिमेंबर हम बना रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा लायबिलिटी है, सो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, जब भी डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा, एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा, राइट ये हमेशा इंश्योर करना। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड। डेबिट साइड पे क्या आएगा? जो भी डेप्रिसिएशन रिड्यूस किया आपने। सो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, टोटल डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। सो जो भी वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट पे आएगी, अगर डिक्रीज हुई है तो डेबिट पे आएगी। देन दिस टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। ये अकाउंट्स बनाते हुए हमें कुछ पॉइंट्स को जरूर कंसिडर करना है। ये पॉइंट्स अगर आप कंसिडर नहीं करोगे तो क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाता है जिसमें मिस्टेक होगी। फर्स्ट पॉइंट, जनरली परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज अ बैलेंसिंग अमाउंट। हमने ये कहा ना एडिशनल परचेज, सो ये नॉर्मली बैलेंसिंग अमाउंट होती है, यानी कि ये सब कुछ दिया होगा, ये दिया होगा एंड ये दिया होगा, मिडिल वैल्यू नहीं दी होगी। सो बैंक अकाउंट एडिशनल परचेज नॉर्मली एक बैलेंसिंग अमाउंट होती है। इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, वी हैव जस्ट सीन कि ये डेबिट साइड का पार्ट है, दिस इज डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन द क्रेडिट साइड, जो भी डेप्रिसिएशन होगा ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो क्रेडिट साइड पे आएगा। वाई? बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस हुए तो वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कैश फ्लो। सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी फिक्स्ड एसेट सेल करके पैसा आया है वो कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग का। अमाउंट ऑफ परचेजेज इज कैश यूज्ड, जो भी आपने कैश यूज किया है, परचेज किया है, परचेज ऑफ शेयर्स किए हैं, डिबेंचर्स किए हैं या फिक्स्ड एसेट्स किए हैं,
everything is part of cash used. If both sale and depreciation are not given, अगर दोनों ही नहीं दिए हुए, it is आइदर सेल और डेप्रिसिएशन, हमें उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा. अगर ये नहीं दिया हुआ कि बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं बताया कि परचेज है या सेल है, तो आप क्या करोगे, आप उसको या तो सेल मानोगे या डेप्रिसिएशन मानोगे, लेकिन उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आई हैव ट्रीटेड दिस एज अ सेल. अगर लैंड है तो वो डेप्रिसिएट नहीं होती है, तो उस केस में सिर्फ सेल ही माना जाएगा. इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इट इज एज्यूम्ड एज अमोर्टाइजेशन, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट नॉर्मली रिटर्न ऑफ होता है, इसलिए अमोर्टाइजेशन माना जाएगा. राइट. सो हमने दो चीजें अंडरस्टैंड करनी थी इसमें. फर्स्ट वाज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, द अदर वन वाज इन्वेस्टमेंट अकाउंट. दो ही चीजें होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, या तो आप फिक्स्ड एसेट बाय करोगे या कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे. इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है? इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट होता है, नॉन करंट एसेट है. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट होगा. सेम फिक्स्ड एसेट्स की तरह बनेगा. अगर कुछ एडिशनल परचेज है तो वो डेबिट साइड आएगा. टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, इट विल ऑल्सो अपीयर ऑन द डेबिट साइड. अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी बाय बैंक, क्रेडिट साइड आएगा. बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड इन्वेस्टमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस कैरेड डाउन होगा, बिकॉज एसेट जब इंक्रीज है तो डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनल फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब हमने कुछ चीजें अंडरस्टैंड की हैं कि जब हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया, उसमें हमें एडिशनल परचेज आई है, विच मीन्स कैश यूज्ड है, कैश चला गया. जब हमने कैश सेल किया फिक्स्ड एसेट्स को, तो हमारे पास कैश आया है. सिमिलर इज विद इन्वेस्टिंग. जब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, शेयर्स, डिवेंचर्स ऑफ अदर कंपनी जब हमने बाय किया है, तो वो क्या है, जब हमने वो बाय किया है तो वो डेबिट साइड आएगा. वाई? बिकॉज एसेट इंक्रीज अपीयर ऑन द डेबिट साइड. और जब हमने सेल किया तो वो क्रेडिट साइड आएगा. So let's understand the cash flow from investing activities. Investing activities proceeds from sale of fixed assets, tangible हो या intangible हो, right? Sale है तो प्लस में आएगा. Proceeds from sale of investment, sale है प्लस में आएगा. Marketable securities नहीं आता, वो current asset होता है. इसमें non current assets आते हैं सारे. Loans and advances, repay received, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, प्लस होगा. Receipts of income from investments, रिसीट्स, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी उसमें कुछ इनकम हुई है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ के, वो इनकम चाहे करंट हो या नॉन करंट हो, ठीक है, दोनों इसमें आएंगी. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसा रेंट जो प्रॉपर्टी आपने ली हुई है उसमें कोई रेंट आता है, एज एन इन्वेस्टमेंट. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, दूसरी कंपनी के शेयर्स पे अगर आपको डिविडेंड आता है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे कोई भी इंटरेस्ट आता है आपको. ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. देन है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, या तो टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जब आपने बाय किए थे तो आपने कुछ अमाउंट पे की है. पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट्स बाय किए हैं. नॉन करंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट बाय किया, चाहे वो नॉन करंट है चाहे वो करंट है, आपने कैश तो दिया ना. जब आपने कैश दिया तो वो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है. लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए थे, राइट, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है. अब कैश फ्लो कैसे आएगा? ए इज मोर देन बी. ए हमारा क्या था? ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये टोटल जब ज़्यादा होगा, यानी कि प्लस वाली आइटम्स ज़्यादा होंगी, माइनस वाली आइटम्स कम होंगी, देन इट इज़ कैश फ्लो. अगर माइनस वाली आइटम्स ज़्यादा होंगी और प्लस वाली कम होंगी तो वो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है. राइट. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.